अस्सलामुअलैकुम। तो बेटा हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये क्लास पर्टिकुलर किस चीज़ के ऊपर है? ये है एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर। ये क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ये क्लास है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये क्लास है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। इस टॉपिक के कई नाम होते हैं, आपकी किताबों में इसके टॉपिक के कई तरह तरह के नाम आते हैं। इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं, इसको एनालिटिक्स ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम नस्ट के और एनईडी के कुछ पास्ट पेपर से क्वेश्चंस करेंगे। इसमें फास्ट के, नस्ट के, एनईडी के, आईबीएसईएस साइट के पास पेपर से क्वेश्चंस को इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है मेरा बेटा? तो आज की क्लास में हम इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। सो तभी मैंने आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैंने बात आपको बता दी कि भाई एनालिटिकल ज्योमेट्री कोई नई चीज नहीं है। ये चीज आप वैसे ही पढ़ते हुए आ रहे हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी से कहते हैं, स्ट्रेट लाइन भी से कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी से कहते हैं। आज की क्लास में इंशाल्लाह पास्ट पेपर बेस हम लोग क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले नंबर के ऊपर मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत ही मजे का। आप लोग साथ साथ जब आप वीडियो देखेंगे तो आप साथ साथ क्वेश्चन उतारेंगे भी। बट जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उतार तो नहीं पाएंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं रिपीट करूँ कि आप लोग इजीली उसको उतार सको, तो वीडियो देखते हुए भी। पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है, द टू लाइंस, इफ द टू लाइंस, पहली लाइन की इक्वेशन दे रहा है 7x प्लस का 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है? इफ द टू लाइंस 7x प्लस 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रहे हैं एंड 6y प्लस का 21x प्लस का 9 इक्वल टू 0। कहा जा रहा है कि आपके पास दो लाइंस हैं। एक लाइन की इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? 6y प्लस का 21x प्लस का 9 इक्वल टू 0। आपसे पूछता है कि बताओ ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, आर दीज द इंटरसेक्टिंग लाइंस? ऑप्शन बी, आर दीज लाइन पैरेलल लाइंस? या फिर ये लाइंस, थर्ड ऑप्शन, परपेंडिकुलर है? या फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ रहा है कोइंसाइडिंग लाइंस? क्या कहते हैं? या फिर ये लाइंस कोइंसाइडिंग लाइंस आ रही है हमारे पास। ये हमारे पास सिंपल तरीके से चार ऑप्शंस आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से दो इक्वेशन, दो लाइंस मौजूद हैं। पहली वाली लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है? 7x प्लस 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है 6y प्लस का 21x प्लस का 9 इक्वल टू 0। आपसे पूछता है कि बताओ ये लाइंस कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या कोइंसाइडिंग है? अच्छा बेटा, मैंने ये एमसीक्यूज आपको इस तरह का अभी तक सॉल्व नहीं करवाया। हाँ, इससे मिलते जुलते कुछ पैरेलल और परपेंडिकुलर के ऊपर अभी तक सॉल्व करवा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। सही है ना? अगर थोड़ा सा भी आप बैठ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, एनालिटिकल ज्योमेट्री के मेरे लेक्चर्स देख चुके हो तो आपको बात का आइडिया होगा। ये बहुत दफा पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है? सबसे पहले जो गलत आंसर्स हैं उनको कैंसिल आउट कर दो। पैरेलल और परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा बेटा, मैंने आपको एक बात बार बार बताई थी, अगर दुनिया में कभी भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो हमेशा उन दोनों लाइंस के अंदर एक्स और वाई कोफिशिएंट की वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर कभी भी दुनिया के अंदर दो लाइंस पैरेलल या पैरेलल होंगी तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है कि आपके पास दोनों लाइंस के अंदर ए और बी के कोफिशिएंट सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो पैरेलल तो कभी भी नहीं हो सकता। फिर बचा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि पहली वाली लाइन का जो एक्स कोफिशिएंट है दूसरी लाइन के वाई पे आए, और पहली लाइन का जो हमारे पास वाई कोफिशिएंट है दूसरी लाइन के एक्स पे जा रहा हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास ये कंडीशंस होती हैं। अगर आपके पास ये लाइन नंबर 2 को आप गौर से देखो तो इसके अंदर लाइन नंबर 2 की वैल्यू क्या गिवन है? ये गिवन है आपको 21x प्लस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू 0। थोड़ा सा अरेंज करके लिखो ना तो ऐसे ये बन गया
मैंने क्या कहा, क्या कंडीशन होती है हमारे पास, कंडीशन ये होती है अगर परपेंडिकुलर दो लाइंस हैं तो पहली वाली लाइन का जो y का कोफिशिएंट है वो x पे होना चाहिए दूसरी लाइन के, और पहली लाइन के जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी लाइन के y पे होना चाहिए, और बीच का साइन इनका माइनस का होना चाहिए। इसीलिए ना तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। अब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 बच गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कोइंसाइडिंग लाइन है। तो भाई देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन तो बहुत सारी लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर के केस में भी इंटरसेक्टिंग लाइंस तो होती हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे पहचानोगे इंटरसेक्टिंग है नहीं है? इंटरसेक्टिंग लाइंस उस सूरत में पहचानोगे कि अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू उठाई, यानी कि आपने एक इक्वेशन में से एक वैल्यू निकाली है, दोनों पर्टिकुलर पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आप सिंपल तरीके से कोई भी पॉइंट निकालते हो, अगर तो पॉइंट दोनों इक्वेशन के ऊपर वो एग्जिस्ट कर रहा है, देन सिंपली मींस कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। वाइल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बड़ा मजे का है, कोइंसिडेंस या कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, कोइंसाइडिंग का मतलब क्या होता है, एक के बाद दीगरे फॉर्म होना, एक के बाद एक फॉर्म होना। कोइंसाइडिंग का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक फॉर्म होना। कोइंसाइडिंग की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि आपको जो लाइन 1 गिवन है, और से देखो क्या गिवन है, 7x प्लस का 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले अगर तो इस पर्टिकुलर लाइन से इसका स्लोप निकाल लो और y इंटरसेप्ट निकाल लो, तो भाई स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाई भी है, कैसे निकालोगे मेरा बेटा, माइनस का a डिवाइडेड बाई b। a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2, तो लाइन 1 का स्लोप क्या आ गया, ये आ गया। y इंटरसेप्ट क्या आएगा आपके पास सिंपल तरीके से y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। y इंटरसेप्ट के मायने क्या है कि क्वेश्चन इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को 0 कर देना। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ रहा होगा, अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 कर देता हूं तो इट विल बिकम 0 प्लस का 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। तो लाइन 1 का हमने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया और y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अगर तो ये दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइडिंग हैं या कोइंसिडेंस रखती हैं या कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि दोनों लाइंस का स्लोप और y इंटरसेप्ट सिमिलर होगा। अगर होगा तो कोइंसिडेंस वाली कंडीशन प्रूव होती है। दूसरी लाइन को चेक कर लीजिए, हमारे पास दूसरी लाइन क्या आ रही है, ये आ रही है सिंपल तरीके से 21x प्लस का 21x प्लस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से इस लाइन से भी इसका स्लोप निकाल लूंगा। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई b। तो a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये आ रही है सिंपल तरीके से 21। आपके पास b की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास b की वैल्यू सिंपल तरीके से मेरा बेटा किसके बराबर आ रही है, ये आ रही है 6 के बराबर, है ना भाई, यही है। तो भाई मुझे बताओ कि 21 6 के टेबल में आता है, बिल्कुल आ सकता है। 3 के ऊपर सिंपलीफाई अगर मैं करूं, 3 2 6 और 3 7 21, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से m2 के, ये आ गई माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा भाई, दूसरे नंबर के ऊपर इसी लाइन से अगर मैं y इंटरसेप्ट इस लाइन का भी फाइंड कर लूं, तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे इस लाइन का, मेरा बेटा y इंटरसेप्ट होता क्या है, तमाम बच्चे y इंटरसेप्ट कहते हैं भाई वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे x की वैल्यू 0 हो रही हो। तो जहां पे x की वैल्यू 0 हो रही है तो x को 0 पुट करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 प्लस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 6। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3 3 9 एंड 3 2 6। तो यहां से y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी क्या आ गई, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। अब गौर से देखिएगा, जब मैंने इन दोनों लाइंस को सॉल्व करा, दोनों लाइंस को सॉल्व करने पे दोनों लाइंस के स्लोप की वैल्यू और दोनों लाइंस के y इंटरसेप्ट की वैल्यू सिमिलर आ गई। इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, कोइंसाइडिंग है। इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंस का रेशियो फॉलो कर रही है, कोइंसिडेंस की प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि दुनिया में कभी भी दो लाइंस उस वक्त कोइंसिडेंस बनती हैं या कोइंसाइडिंग बनती हैं जब उन दोनों के y इंटरसेप्ट और स्लोप हमेशा अगर आपस में बराबर आ जाए। अगर दोनों लाइंस के स्लोप और y इंटरसेप्ट अगर पर्टिकुलर आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उस सूरत के अंदर ऐसी लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंस होती है। तो बेटा एक और तरह का यहाँ से मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यूज कवर करवाया जो कि नस के अंदर पूछा गया था। क्लियर है मेरा बेटा? एक चीज तो ये हो गई, इसको थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करके और भी आपसे पूछ सकता हूँ। ऑल्दो मैंने पैरेलल का केस बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर मेरी शॉर्ट ट्रिक को लेके चलोगे तो पैरेलल के क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर लोगे। मैंने आपको क्या बताया था, दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनके स्टार्टिंग के, जब उनके x और y कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होंगे दोनों लाइंस के अंदर। मेरा ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है और बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है कि दुनिया में दो लाइंस उस वक्त पैरेलल होती है जब उनके x और y कोफिशिएंट क्या होते हैं, सिमिलर होती हैं। वरना पैरेलल के लिए एक मुश्किल केस भी होता है, और वो मुश्किल केस क्या है कि दुनिया में दो ऐसी लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी अगर उनके आपके पास
स्लोप्स तो सिमिलर आ रहे हो, अगर उनके स्लोप्स तो क्या आ रहे हो, सिमिलर आ रहे हो, यानी कि दोनों लाइंस के स्लोप तो सिमिलर हो मगर वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट हो, यानी कि पैरेलल का केस इस बात को भी फॉलो करता है कि अगर दोनों लाइंस के स्लोप तो सिमिलर हो मगर वाई इंटरसेप्ट दोनों के क्या हो, डिफरेंट हो, वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट हो। अगर मैंने उससे बहुत आसान तरीके से आपको क्वेश्चन समझाया हुआ है कि ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होने चाहिए अगर आपके पास क्या है, पैरेलल लाइंस आ रही हैं। इस तरीके से आपको आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये -9 कैसे आया। मेरा बेटा आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए, तो जब प्लस के 9 को दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा ना, तो -9 डिवाइड बाय 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो गया, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 आ गई। अच्छा नहीं मेरा बेटा, जब मैंने y इंटरसेप्ट का है क्लियरली तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट ही का है। उसके पीछे रीजन क्या है, हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस का b। यहाँ से कंडीशंस फॉर्म हो रही होती हैं, क्लियर है मेरा बेटा, यहाँ से कंडीशंस हमारे पास फॉर्म हो रही होती हैं, क्लियर है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे जो b होता है ये आपका y इंटरसेप्ट को डिनोट करवा रहा होता है। दो बातें यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात कि मेरा बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, आप में से किसी बच्चे ने मुझसे बात अभी पूछी सर इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होगी, बेटा मैं कंडीशन भी चलो बता देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। मगर सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं जो बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो बात क्या है कि भाई देखो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, आपको दो लाइंस गिवन थी, आपसे कहा जा रहा था कि बताओ ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कोइंसिडेंस रखती है, कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे को। तो भाई देखो, पैरेलल और परपेंडिकुलर के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि दो लाइंस पैरेलल कब होती है, परपेंडिकुलर कब होती है। परपेंडिकुलर जब होती है तो उनके आपके एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होते हैं, वाइल पैरेलल होने के ऊपर एक्स और वाई कोफिशिएंट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और परपेंडिकुलर होने के ऊपर क्या होता है कि एक्स और वाई कोफिशिएंट इंटरचेंजेबल हो रहे होते हैं, यानी कि जो पहली लाइन का एक्स कोफिशिएंट होता है दूसरी लाइन के वाई पे होता है, तो पहली लाइन का वाई वाला होता है दूसरी लाइन के एक्स के ऊपर होता है, सिंपल इज दैट। अब मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ कि भाई इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइडेंस के वाला जो एमसीक्यूज होगा बहुत पेपर में आता है, स्पेशली अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर। इंटरसेक्टिंग का मैंने भी आपको तो नहीं बताया, इंटरसेक्टिंग की ऑल्दो मैंने आपको एक छोटी सी बेसिक लॉजिक दी कि भाई देखो अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरे नंबर के ऊपर उनके दरमियान कोई ना कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, देन मैं आपको फॉरन से ले गया था कोइंसिडेंस की कंडीशन के ऊपर। क्या कंडीशन होती है कोइंसिडेंस की कि मेरा बेटा देखो, कभी भी दुनिया में दो लाइंस अगर कोइंसिडेंस होंगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि दोनों लाइंस के y इंटरसेप्ट और स्लोप हमेशा सिमिलर होंगे। मैंने यहां तक की बात आपको समझाई थी इस क्वेश्चन के जरिए, और साथ में लगे हाथों मैंने एक और मंजन भी चिपका दिया था कि भाई देखो, मैंने पैरेलल की लाइन आपको पैरेलल की कंडीशन बहुत आसान तरीके से समझाई भी है। एक पैरेलल की कंडीशन मुश्किल तरीके से भी बताई जाती है मगर मैंने वो नहीं बताई आपको। वो क्या होती है कि ऐसी दो लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी जिनका स्लोप तो सिमिलर होगा मगर y इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। अब आपने उससे कहा था सर इस कंडीशन को आप लिखवा सकते हैं, तो बिल्कुल मैं लिखवा देता हूँ, बहुत मजे की कंडीशन है। भाई देखो, अगर आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ रही हो, दो लाइंस आ रही हो जो कि इधर आपस में क्या है, आपस के अंदर लेट सपोज चलो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लाइंस हैं, पहली वाली लाइन है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, और मेरे पास एक और लाइन आ रही है, इसकी इक्वेशन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। मेरे पास ये दो मासूम सी सिंपल सी लाइंस हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया में अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्टिंग कर रही होंगी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेंगी कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नेवर इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। क्या कहा मैंने, ये किस कंडीशन को फॉलो करेंगी कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नेवर इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। कभी भी आपस में a1 डिवाइडेड बाय a2 यानी कि इनके x के कोफिशिएंट का रेशियो और इनके y के कोफिशिएंट का रेशियो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता, सही है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, अगर दुनिया में कभी भी दो लाइंस कोइंसिडेंट कर रही होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ रही होंगी बारी बारी, कभी भी दुनिया में दो लाइंस क्या कर रही होंगी, अगर तो कोइंसिडेंट कर रही होंगी, तो कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, इनका रेशियोज हमेशा सिमिलर होते हैं। क्या बात होती है कोइंसिडेंट के केस के अंदर कि इनके रेशियोज हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी कि a1 बाय a2 का रेशियो हमेशा बराबर होगा b1 बाय b2 के रेशियो के, और ये रेशियो हमेशा बराबर होगा c1 बाय c2 के रेशियो के, यानी कि तीनों रेशियोज हमेशा आपस में बराबर होंगे। और अगर दुनिया में कभी भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, तो पैरेलल के केस के अंदर क्या होता है मेरा बेटा कि a1 बाय a2 रेशियो तो बराबर होगा किसके, b1 बाय b2 रेशियो के, मगर C1 बाय C2 के बराबर नहीं होगा। क्या कहा मैंने, ये तीन कंडीशन अपने जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, $1 बिलियन की है। नस साइड पे, फास्ट साइड पे, जीआईकेआई साइड पे, यूटी लाहौर साइड पे बेतहाशा इसका कॉन्सेप्ट आता है। एनईडी या मेहरान साइड नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट को इतना परमानेंटली नहीं पूछती क्योंकि बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, बट वहां भी आ सकता है क्योंकि डिफाइंड सिलेबस तो एप्टीट्यूड का कहीं भी नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन एप्टीट्यूड में पूछा सकता है, तो आपको तैयारी तो होनी चाहिए मेरे बेटे अच्छे लेवल के ऊपर, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा,
ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेंगी, उनका रेशियो हमेशा A1 और A2 का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और अगर दुनिया में दो लाइंस आपस में कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंस का होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें तमाम रेशियोज बराबर होते हैं। A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 के, B1/B2 बराबर होते हैं C1/C2 के। और कभी भी दुनिया में दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो हमेशा A1/A2 का रेशियो बराबर होगा B1/B2 के, मगर कभी भी C1/C2 का रेशियो के बराबर नहीं होगा, वो हमेशा डिफरेंट होता है। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात? किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, आगे मूव करते हैं। अच्छा, अभी मेरे सामने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ये डिफरेंट पास्ट पेपर्स के, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं साथ साथ पढ़ाता रहा हूँ। अगेन मैंने ये बात बहुत दफा आपसे कही भी है बेटा, जो ईकेट बैच है मेरी, उसके अंदर एक एक क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिंक कर रहा होता है। तो भाई बहुत दफा सिंपल से फॉर्मुलाज भी मेरे सामने आ रहे हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को खुद ही स्किप करते हुए जा रहा हूँ। और वो पर्टिकुलर हमारे पास क्या एमसीक्यूज है, फॉर एग्जांपल मुझसे कहा जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म के ऊपर इक्वेशन क्या होती है, यानी कि स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन बनाने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, आपको बहुत बार बताई हुई है, क्या होता है y माइनस का y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देन मुझसे कहा जाता है अ लाइन विद द पॉइंट 1,1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग द स्लोप दिस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यानी कि बेसिक एमसीक्यूज भी हमारे पास बहुत सारे पूछे हुए हैं, तो मैंने वो सारे एमसीक्यू स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, एक अच्छा एमसीक्यू मेरे पास आ रहा है, आइए इसको कॉपी करते हैं। क्या कह रहा है, कहता है पॉइंट P, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, और से क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा अपने पास। पॉइंट P और पॉइंट P की वैल्यू का दे रहे हैं आपको 2,2। आगे कहते हैं पॉइंट Q, और पॉइंट Q की वैल्यू आपको दे रहे हैं माइनस के 2,2 के ऊपर। और आगे आपसे कहते हैं एंड R, R की वैल्यू आपको क्या दे रहे हैं, R की वैल्यू आपको दे रहे हैं सिंपल तरीके से K/4, क्या दे रहा है K,4। आगे आपसे कहता है रिप्रेजेंट दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, रिप्रेजेंट दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट P, विद द राइट एंगल एट P, उसने भी बता दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ K, कहता है K की वैल्यू बताओ क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा मजे का है, कहता है पॉइंट P 2,2, Q माइनस 2,2, R K,4, represent the vertices of a right angle triangle with the right angle at P, find the value of K। भाई क्वेश्चन पहले बना लेते हैं कहीं पे। कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन के भैया पहला पॉइंट गिवन है 2,2, तो सिंपल तरीके से एक पॉइंट मुझे गिवन है 2,2 के ऊपर, ओके। और फिर पॉइंट Q की वैल्यू क्या गिवन है, -2,2 के ऊपर, सही है। और एक पॉइंट गिवन है क्या, K,4। इस तरीके से हमने हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। चूंकि मुझसे क्वेश्चन ने ये बात भी कही हुई है कि मेरे पास जो राइट एंगल आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, P पे आ रहा है। इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, P का नाम दे दिया, और इस P को कह दिया 2,2। इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, Q कह दिया, और इसको कह दिया -2,2। और इस वाले मासूम से पॉइंट को कह दिया K,4 कह दिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, मगर बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा भेजा यूज करो। क्वेश्चन कहता है K की वैल्यू बताओ, सही है, कोई मसले की बात नहीं है। भाई मुझे बात बताओ, सिंपल तरीके से खुद देखो, ये जो QP वाली लाइन है, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो। और ये जो तुम्हारे पास PR वाली लाइन आ रही है, PR वाली लाइन, इसका स्लोप निकाल लो। चूंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, सिंपल तरीके से परपेंडिकुलर का रिलेशन यूज करूंगा, K की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इससे आसान क्वेश्चन को एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर आपको क्वेश्चन को एनालाइज आपने कर लिया एक दफा। तो ये क्वेश्चन नस के पास पेपर से लिया गया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो भाई सिंपल तरीके से क्या कर लोगे, सबसे पहले PQ लाइन का स्लोप निकाल लेता हूं। तो PQ लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा मेरा बेटा, P पॉइंट की वैल्यू गिवन है 2,2, Q पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है, -2,2। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, -2 का -2। दो में से दो गए तो वैसे जीरो आ जाएगा, तो M की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे जीरो आ गई, सही है ना। यानी कि PQ स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब सिंपल तरीके से PR स्लोप की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। मेरा बेटा PR स्लोप की वैल्यू कैसे आएगी, P पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है, अगेन 2,2 गिवन है, और R पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है, ये गिवन है आपको K,4। सिंपल तरीके से स्लोप पे जाएंगे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1, तो 4 में से 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, K माइनस का 2। स्लोप का पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय K माइनस का 2। इस तरीके से हमारे पास दोनों लाइन का स्लोप आ गया। क्वेश्चन जो साफ कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है P के ऊपर, तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर आ रही हैं। वी ऑलवेज न्यू दिस थिंग कि मेरा बेटा whenever two lines are perpendicular the product of their slope is always equal to -1। भाई ये सारी चीजें मैंने रटवा चुका हूं आप लोगों को। इस तरीके से यहाँ पे क्या कर लिया अपना, पहले M1 का स्लोप निकाल लिया एंड देन M2 का स्लोप निकाल लिया, ओके। M1 के स्लोप की वैल्यू क्या है, 0 आई, और M2 के स्लोप की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय K-1। अब और से बात को समझिएगा, देखो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला तो यही वाला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला, M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन क्यों, आपको समझ में आएगा। देखो M1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है,
और m2 के स्लोप की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 डिवाइडेड बाय k माइनस का 2 इक्वल टू के बाद -1। जस्ट वेट अ सेकंड, अब और से जरा इस क्वेश्चन को समझो, इस खूबसूरती को समझो कि भाई यहाँ पे आपके पास ये पूरा का पूरा स्लोप एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो से, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। मगर आपने इस बात को थोड़ा सा अपने जहन में सोचो, क्या सोचो कि आपको जो स्लोप जीरो गिवन है, आपको क्या गिवन है, ये स्लोप जीरो गिवन है। जीरो स्लोप का मतलब क्या है, जीरो स्लोप के मायने ये हैं कि भैया देखो, आपके पास जिस लाइन का आपने स्लोप कैलकुलेट करा वो कैसी लाइन है कि उसका स्लोप जीरो हो गया, और जिस लाइन का स्लोप जीरो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है। क्या सिंपल सा मतलब है कि भैया मेरे पास जो वर्टिकल लाइन का स्लोप आ रहा है वो अनडिफाइंड आ रहा है, मेरे पास वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। हमें चूंकि के की वैल्यू को फाइंड करना है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे हम छोटा सा पैटर्न फॉलो करेंगे, और पैटर्न क्या करेंगे कि मैं इस पूरी की पूरी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अपसाइड डाउन कर देता हूँ, यानी कि पूरी इक्वेशन को मैं अपसाइड डाउन कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 0,2 इक्वल टू के बाद 1 डिवाइडेड बाय -1, यानी कि हमने पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को अपसाइड डाउन कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को अपसाइड डाउन कर दिया। तो मेरा बेटा देखो, जीरो यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, वहां पे जाके यहाँ पे 0 इंटू 2 क्या हो रहा है, जीरो हो जाएगा, और ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो वहां पे जाके पूरी टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस की 2 को आप दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए, तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगी। क्लियर है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई देखो, आपको एक सिंपल अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज के, मगर पैटर्न क्या है कि अगर मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे m1 की वैल्यू 0 पुट करवाता हूं, तो भाई मेरे पास पूरी की पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, अनडिफाइंड बन जाएगी, और अनडिफाइंड नहीं कर सकते क्योंकि मुझे अननोन निकालना जरूरी है। और मैंने अपना सबसे पहले सोल्यूशन चेक करा, क्या मैंने सोल्यूशन में गलती करी है, नहीं करी, सोल्यूशन मेरा 100% परफेक्ट है, यानी कि मेरे पास आंसर सही आना चाहिए के का। अब नहीं आ रहा, अननोन फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है स्लोप के ऊपर, तो हमने क्या करा, हमने अपनी पूरी की पूरी जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, इक्वेशन थी, इसको अपसाइड डाउन कर दिया। अपसाइड डाउन करने के ऊपर हमने क्या करा, जो जीरो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, और इस तरीके से हमारे पास के की वैल्यू आ गई। क्लियर है मेरा बेटा। अब बताइए किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? सही है भाई, तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल मेरा बेटा, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सॉल्व करवाया, क्योंकि इसकी खास बात एक और भी थी। खास बात आपके पास ये थी कि आपके पास जो पहला स्लोप आया वो आपको साफ तौर पर डिफाइन कर रहा है m1 इज इक्वल टू 0, और स्लोप जीरो किसका होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है। स्लोप जीरो किसका होता है, एक्स एक्सिस वाली लाइन का स्लोप जीरो होता है हमेशा, सही है ना। और उसके परपेंडिकुलर आपको वर्टिकल लाइन गिवन है, तो जाहिर सी बात है आपको वर्टिकल लाइन का स्लोप निकालना है। एंड इफ यू रिमेंबर देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मैं भी कंफ्यूज हुआ था, क्या क्या हो गया, कहाँ गलती मुझसे हुई है, बट देन मैंने आपको समझाया कि भाई देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो होती है हमारे पास क्या है, जीरो है, और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन के ऊपर मुझे पॉइंट के फाइंड करना है जो कि वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इफ यू रिमेंबर, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी के मायने क्या है कि हमेशा जीरो आपके पास डिवीजन में आएगा, इसलिए जीरो को हमने डिवीजन में लिया और उसको अपसाइड डाउन करा। क्लियर है मेरा बेटा, बात समझ में है आपको, हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई देखो, जो जीरो हमारे पास पहली लाइन का स्लोप आया वो तो जीरो आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता ही जीरो है। उसके रिस्पेक्ट से जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसका मुझे स्लोप फाइंड करना है, के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो भाई मुझे बात मालूम है कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे इसलिए इसको अपसाइड डाउन किया कि यार जीरो मेरा नीचे है, ताकि मैं वहां से के की वैल्यू को फाइंड कर सकूं, क्योंकि उसके बगैर मेरे पास के की वैल्यू आ नहीं सकती अगर मैं जीरो को ऊपर रखूंगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा अपने मंतक के अंजाम को पहुंचता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कोई बहुत मजे का, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी अगेन हमारे पास आ रहे हैं। मैं अगेन रिपीट कर चुका हूँ बेटा, अगर आप मुझसे तैयारी कर रहे हो, मैं आपकी मेजोरिटी क्वेश्चंस वैसे पास्ट पेपर के सारे क्लियर करवा दूंगा, आपको अलग से किसी बाबा जी के पास्ट पेपर सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, उस सॉल्व करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल लाइन। मुझे चार तरह की इक्वेशंस गिवन है, मैं ये क्वेश्चन बल्कि आपसे पूछता हूँ। एक इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू सी, दूसरी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू सी, तीसरी इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू नेगेटिव y, चौथी इक्वेशन गिवन है मेरा बेटा x इज इक्वल टू पॉजिटिव का y। मुझे चार तरह की इक्वेशंस गिवन है, बाखुदा मैंने चारों इक्वेशंस को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। मुझसे पूछोगे तो मैं चारों के हवाले दूंगा, मैंने कब कब समझाया था आप लोगों को चारों को। क्वेश्चन आपसे कहता है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन को डिनोट कर रही है, जल्दी से सोच के बताओ, तमाम बच्चों से मुझे रिप्लाई चाहिए। क्या कह रहा था क्वेश्चन, मैंने आपको क्या कहा, बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन कौन सी है। मेरा बेटा, जो मुझे मेजॉरिटी लोगों का जवाब मिला वो मिला ऑप्शन नंबर ए। अपने आप को रख के एक चमाट मार लो, ऑप्शन नंबर ए कैसे हो सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, दोबारा समझो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन। मेरा बेटा, इसकी कैसे इक्वेशन निकालोगे बेटा, ये क्वेश्चन मैंने बाजाब्ता तौर पे आपको खुद पढ़ाया था
कैसे पढ़ाया था? मैंने आपसे क्या कहा था? whenever a line is parallel to x axis, whenever a line is parallel to x axis, दुनिया में कोई भी लाइन अगर x axis के पैरेलल होगी तो उसके अंदर क्या चीज जीरो होती है? बेटा गौर से देखो, ऐसी लाइन जो कि किसके पैरेलल हो? x एक्सिस के। जाहिर सी बात है इसका मतलब वो y एक्सिस से पास करेगी, और कोई भी लाइन अगर y एक्सिस से पास करेगी तो उसमें x की वैल्यू जीरो होगी, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। ये चीज मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लेक्चर नंबर 4 था उसके स्टार्ट में पढ़ाई थी। या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ऐसे समझना चाहते हो ऐसे बता देता हूं, उसके स्टार्ट में पढ़ाई थी कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट हमेशा इक्वेशन होती है किस चीज की? ये होती है इक्वेशन आपके पास किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन होगी बेटा x इज इक्वल टू सी, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है। x इज इक्वल टू सी किसकी इक्वेशन होगी? वर्टिकल लाइन की होगी, क्योंकि कभी भी कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो जाहिर सी बात है वो लाइन x एक्सिस से पास कर रही होगी। जब x एक्सिस से पास कर रही होगी तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगी। भाई ये x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे आ रहा है? मैंने आपको उन लेक्चर्स में भी बताया था कि आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो ना। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के केस के अंदर वो लाइन जाहिर सी बात है y एक्सिस से पास कर रही है, और y एक्सिस से पास करने वाली लाइन के अंदर x की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा, यानी कि y किसके बराबर आ गया? कांस्टेंट के बराबर आ गया। क्लियर है मेरा बेटा? सर आंसर्स तो बहुत ही कंफ्यूजिंग गिवन है मेरा बेटा, बाखुदा मैंने एक एक आंसर को आपको पढ़ाया हुआ है, मैं आगे चल के भी बाकियों को भी रख देता हूँ ये आंसर कौन से थे। क्लियर है? और अगर वर्टिकल लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू सी होती है। बेटा मैंने ये दोनों एमसीक्यूज बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस है कि तमाम बच्चों ने गलत ऑप्शन का रिप्लाई करा। बेटा मैंने ये ऑप्शंस भी आप लोगों को पढ़ाए थे, और ये ऑप्शंस मैंने बड़े मशहूर तरीके से पढ़ाए थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट ईयर एक बड़े मशहूर कराची के कॉलेज का पेपर देख रहा था, उस कॉलेज के पेपर में एमसीक्यूज गिवन थे। एक्स इज इक्वल टू वाई एक ऐसी लाइन की इक्वेशन होती, मैंने बात आपको पढ़ाई थी कि जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वाई ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है जो कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई कर रही है। भाई ये और ये इक्वेशन तो गला फाड़ फाड़ के, अगर आपको इनका ग्राफ भी नहीं आता तो उसके बगैर भी आपको बता रही है। कैसे बता रही है? कि इन इक्वेशन के अंदर एक्स भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है। दैट सिंपली मींस कि भाई ऐसी इक्वेशन होगी जो एक्स और वाई दोनों पे एग्जिस्ट कर रही है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दूर दूर तक नहीं हो सकती। आप में से एक बच्चे ने मुझसे भी कहा सर ये कंफ्यूजिंग आंसर है। नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंफ्यूजिंग क्यों है? भाई ये इन दोनों इक्वेशंस में तो एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। और खुद अकल थोड़ी सी लगाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी लाइन होगी जो कि टोटली हॉरिजॉन्टल होगी, एक्स वाली होगी, तो उसके अंदर कोई एक चीज तो हो नहीं सकती है, उसमें तो कोई एक चीज हो नहीं सकती है। वर्टिकल लाइन एक ऐसी लाइन होगी जो कि वाई एक्सिस वाली होगी, उसमें एक्स और वाई में से कोई एक चीज तो नहीं होगी। अगर इन दोनों इक्वेशंस में तो दोनों चीजें गिवन है, इसका मतलब ये दोनों तो मेरा ऑप्शन ही नहीं हो सकते थे। क्लियर है मेरा बच्चा? ऑप्शन या तो ए होता या बी होता, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। क्लियर है मेरा बच्चा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है मेरा बेटा? सर ये थर्ड वाला ऑप्शन कौन सी इक्वेशन है मेरा बेटा? मैंने आपको बताया था कभी भी कोई लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कट करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वाई। एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वाई का मतलब क्या है? कि एक्स आपके पास एक्स इज इक्वल नेगेटिव वाई आपको ऐसी इक्वेशन ऑफ अ लाइन को रिप्रेजेंट करवा रहा है जो कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट कर रही है। एक्स इज इक्वल टू वाई एक ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट कर रही होती है। बेटा तमाम बातें मैंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स आपको पढ़ाई हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर, जिसको भी आप जहन में लेकर आए, ये चारों एक टॉपिक्स मैंने सब में आपको पढ़ाई। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही मजे मजे के आ रहे हैं। अगर हमसे कहा जाता है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ रहा है, और इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है मुझसे कि ए एक्स, जैसे मैंने कहा ये पास्ट पेपर बेस्ड लेक्चर है तो उसके अंदर मैंने तमाम चीजों को रैपिडली पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को। उसके बाद क्वेश्चन आया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर अगर इक्वल टू जीरो है, तो क्या कंडीशन होगी जिसके ऊपर ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को? इफ AB is equal to 0, if A plus B equal to 0, H square माइनस का AB equal to 0, या फिर आपके पास ऑल ऑफ दीज। एक बड़ा मजे का एमसीक्यूज आ रहा है, कहता है कि भैया अगर तुम्हारे पास आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर। अच्छा इसके अंदर उसने आगे और भी ऑप्शन गिवन है, गिव मी अ सेकंड, प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन आपको ये गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर
प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0 represent the pair of a straight line if ab is equal to 0, a plus b equal to 0, h square minus ab equal to 0 या फिर all of these। क्वेश्चन बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, तो बताओ इसमें से कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास, जल्दी से सोच के बताओ थोड़ा सा। हाँ तो भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है मैं बता देता हूँ। अब क्वेश्चन आ रहा है ax स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0 आर दी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और कह रहे हैं इन चारों में से कौन सी कंडीशन सही होगी। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको इस सिंपल तरीके से होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। मैंने जो आपको होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ाई है यहाँ तक की पढ़ाई हुई है, ये एक्स्ट्रा कंटेंट गिवन है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिंपल सी चीज है, कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि वो एक्स्ट्रा एक्स और वाई की वैल्यूज आपको गिवन है, कोई इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी की पूरी भी इक्वेशन आपके पास आ सकती है होमोजीनियस इक्वेशन के तौर के ऊपर, नॉट अ बिग डील। क्लियर है मेरा बच्चा? ये खाली जो 3 लेटर्स लास्ट में गिवन है वो कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, सिंपल होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है। और आपसे कहा जा रहा है बताओ ये होमोजीनियस इक्वेशन जो है किस कंडीशन को इन तीनों में से प्रूव कर रही है। अच्छा, कैसे हम ये पता लगाएंगे? अगर ये एक रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, तो ये किस कंडीशन को हर सूरत प्रूफ करनी चाहिए, या फिर अदर वर्ड्स किस कंडीशन को प्रूफ कर रही होगी इन अदर वर्ड्स। तो मेरा बेटा देखो, अगर तो ये होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है और हमारे पास यहाँ पे 2gx प्लस का 2fy प्लस का c b पॉइंट्स गिवन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो पूरी लाइन आ रही है होमोजीनियस, ये कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि उसी सूरत के अंदर डी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। और डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल टू 0। यानी कि अगर डी बराबर होगा 0 के, यानी कि एच स्क्वायर माइनस का ए बी अगर 0 के बराबर होगा, तभी यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन कहां से पास कर रही होगी आपके पास? सिंपल तरीके से कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। यानी कि क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी, पैरेलल लाइन कहलाएगी। वाइल ऑन दी अदर हैंड हमारे पास अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, ये उस सूरत में होता है अगर लाइन कैसी हो? परपेंडिकुलर हो। तो क्वेश्चन मुझसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि किस कंडीशन के ऊपर ये हमारे पास क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी। तो किस कंडीशन के ऊपर होगी? एच स्क्वायर माइनस का ए बी जब 0 के बराबर होगा, यानी कि डी इज इक्वल टू 0 के ऊपर। क्वेश्चन में चूंकि ये रेफरेंस नहीं गिवन था कि भैया परपेंडिकुलर या कोइंसिडेंट है, तो हम बेसिक कंडीशन को हमने फॉलो करा। बेसिक कंडीशन क्या थी? कोइंसिडेंट को हम कंसीडर कर रहे होंगे। और इस बात की गवाही जो आपको ये पूरी इक्वेशन गिवन है, ये नॉर्मल स्टेट पे नहीं गिवन है, आपको यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा लेटर्स भी गिवन है। ये बात इस बात को साबित क्या कर रहे हैं कि भैया मेरे पास जो नॉर्मल हालात के अंदर होमोजीनियस इक्वेशन होती है, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर और प्लस का 2hxy। नॉर्मल हालात के अंदर हमारी जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो ये होती है। बट यहाँ पे मेरे पास जो 3 एक्स्ट्रा लेटर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? 2gx प्लस का 2fy प्लस का c, यानी कि उनकी सेंटर पॉइंट्स भी गिवन है। और हमारे पास ये बात साबित कर रही है कि भैया ओरिजिन से जो पास कर रही है, ये किस बेसिक कंडीशन में हमेशा फॉलो करेगी? भाई हमेशा ऑब्वियसली इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बराबर होगा 0 के, तो इस कंडीशन को हमेशा हर सूरत के अंदर फॉलो करेगी। इसीलिए द मोस्ट फेवरेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी उस सूरत में होता अगर ये लाइंस के बारे में कह देते कि परपेंडिकुलर की सूरत में होंगी, उस सूरत में ऑप्शन नंबर बी पे हम ऑब्वियसली जा रहे होते। क्लियर है मेरा बच्चा? अब किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई? अच्छा भाई, हमारे पास आगे जो फर्दर एमसीक्यूज आ रहे हैं इनको मैं भी देखना चाह रहा था। देखो बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने आपको साथ साथ कवर करवाए हुए, तो मेरे ख्याल में उनमें हर एमसीक्यूज के डेप्थ में जाने की नीड नहीं है कि भाई टू लाइंस जो आपके पास एंटी पैरेलल होंगी उनका स्लोप क्या होता है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आ रहा है क्या कह रहा है? इफ द टू लाइंस आर एंटी पैरेलल देन व्हाट विल बी देयर स्लोप। क्या कह रहा है? इफ टू लाइंस आर एंटी पैरेलल तो व्हाट विल बी देयर स्लोप। यानी कि अगर दुनिया में दो लाइंस एग्जिस्ट कर रही है जो कि आपस के अंदर एंटी पैरेलल है, आपस में क्या है? एंटी पैरेलल। थोड़ा सा अपनी भेजे को यूज करो, एंटी पैरेलल है। भाई मेरा बच्चा, एंटी पैरेलल के मायने क्या हुए? पैरेलल लाइंस वो होती है जो कि सेम डायरेक्शन के ऊपर पैरेलल चली होंगी, एंटी पैरेलल वो होगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर एंटी पैरेलल आ रही होंगी। तो भाई दुनिया में कोई भी दो लाइंस पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, इसका स्लोप से कोई लेना देना नहीं होता। स्लोप्स हमेशा आपस में बराबर फिर भी कहलाएंगे, तो स्लोप्स फिर भी इक्वल रहेंगे। तो ये एक अच्छा एमसीक्यू था, आपको मालूम होनी चाहिए कॉन्सेप्ट कि भाई दुनिया में कोई लाइंस पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, इसका स्लोप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप अपनी धुन में मस्त रहते हैं, तो स्लोप हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है मेरा बेटा? ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन थे यहाँ पे। स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर अपोजिट, स्लोप्स इज इक्वल टू -1 या बोथ ए एंड बी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, स्लोप हमेशा इक्वल रहती है अगर लाइंस पैरेलल है। एंटी पैरेलल या सेम सिमिलर पैरेलल से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। क्लियर है मेरा बेटा? स्लोप्स हमेशा कैसे रहेंगे? हमारे इक्वल रहेंगे। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन कहता है कि भाई द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मेरे ख्याल में सारी बेसिक बातें मैंने पढ़ाई हुई हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, देखो बहुत दफे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं।
व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन हैविंग एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की लाइन की होती है। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि बताओ x एक्सिस की लाइन का स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू 0 ही होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई भी है, मतलब अगर मेरे शागिर्द तो आपको सारी बातें वैसी बेटा माशाल्लाह से मालूम होंगी। अच्छा, एक और एमसीक्यूज क्या आ रहा है यहाँ पे, हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑलवेज। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि भाई बताओ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइन। जाहिर सी बात है दुनिया में कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। भाई क्वेश्चन खाली अगर अंग्रेजी के अंदर मुंह टेढ़ा करके गिवन है तो उसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई, इसी तरीके से हमारे पास ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है, उनके दरमियान का एंगल पूछा हुआ है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या कहा जा रहा है कि भाई इफ लाइन वन इज x1 माइनस का y प्लस का 3 इक्वल टू 0, और लाइन टू की इक्वेशन क्या आ रही है, x प्लस वाई का प्लस का 9 इक्वल टू 0। कहता है इन दोनों लाइन के दरमियान का एंगल क्या होगा। भाई सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना आपने, एंगल निकालने का फॉर्मूले पे चले जाओ। क्या फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। इस फॉर्मूले को फॉलो कर लो, नहीं तो इसका दूसरा वाला जो था a1 b1 माइनस का a1 b2 डिवाइड बाय a1 a2 प्लस का b1 b2, उस फॉर्मूले को यूज कर लो। दोनों से आंसर सेम ही आ रहा होगा। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करिए तो आपसे क्या कह रहा है, बताओ एंगल क्या होगा। सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूज कर लो, पहली वाली लाइन से स्लोप निकाल लो, दूसरी वाली लाइन से स्लोप निकाल लो मेरा बेटा। फर्स्ट लाइन से आपके स्लोप की वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस का a डिवाइडेड बाय b, तो माइनस का सिंबल 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का y क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो पहली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरी लाइन से स्लोप मेरे पास जो आ रहा होगा नेगेटिव का 1 होगा, क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, b की वैल्यू भी पॉजिटिव 1 है, तो यहाँ से स्लोप जो आएगा नेगेटिव का 1 आ जाएगा। फिगर आउट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m2 का स्लोप नेगेटिव 1 है और m1 का स्लोप 1 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस का m1 का स्लोप क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से नेगेटिव 1 इंटू 1, ऊपर क्या आ गया माइनस का 2, नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय 0। कभी भी दुनिया में किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। दुनिया में किसी भी टर्म के नीचे 0 आ जाए, टेंजेंट को दूसरी तरफ सेंड करवा दूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। वेरी गुड मेरा बच्चे ने मुझे आंसर बताया। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से बहुत ही मशहूर आंसर 90 डिग्री के बराबर। तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर, या फिर पाई बाय 2 भी आप कह सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत दफा बताई हुई है, मतलब ये बहुत आपके लिए इजी चीज है। अच्छा भाई, क्लियर है यहाँ तक की बात। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन अगर आ जाता है कि एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए ताकि आपको भी आइडिया हो। क्वेश्चन कहता है अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके आपने जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा मैं, आपने जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इज ड्रॉन, अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इज ड्रॉन whose distance from y axis is 4, a line perpendicular to y axis is drawn whose distance from y axis is 4, which of the following equation will represent the equation of a line। क्या कहता है, a line perpendicular to y axis, a line perpendicular to y axis is drawn, a line perpendicular to y axis is drawn whose distance from y axis is 4, whose distance from y axis is 4, which of the following will represent the equation of the line, which of the following will represent the equation of a line। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपना भेजा यूज करो मेरा बेटा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही मजे का है, मैं आपको आंसर्स नहीं बता रहा स्टार्टिंग में, सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूँ कि खुद से आंसर निकालो। मैं इतनी स्ट्रिक्टनेस हमेशा से करता हूँ कि बेटा मैं आंसर बहुत शो नहीं करता, मैं भी आंसर शो नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट खुद से समझ के आंसर बताने की कोशिश करो। शाबाश, जल्दी से। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि भाई बताओ वो लाइन जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और उसका डिस्टेंस जो है y एक्सिस से 4 का है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन सही होगी। भाई मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। मेरे बेटा y एक्सिस की इक्वेशन होती तो x इज इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ये भी कह सकते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है कि भाई y की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। या वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास जो मेरा पॉइंट है वो कितना दूर है, कितने कांस्टेंट के फासले के ऊपर है, 4 कांस्टेंट के फासले के ऊपर है। तो मेरे पास सिंपल तरीके से इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। दोबारा सुन लीजिए कैसे आ रही है। भाई देखो, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपकी लाइन जो है परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, जो कि ड्रॉन हुआ है फ्रॉम डिस्टेंस whose distance from the y axis is 4। ओके, यानी कि a line perpendicular to the y axis is drawn whose distance, आपके पास क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से ये आ रहा है आपके पास अल्लाह भला करे y एक्सिस से 4 के बराबर। which of the following will represent the equation of this line। भाई जाहिर सी बात है y is equal to constant जो होगा
वो उस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर की वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है। और कांस्टेंट की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। या फिर इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हो, y माइनस का 4 इक्वल टू 0। दोनों सूरतों में बातें क्या है हमारी, सिमिलर है। इस तरीके से क्वेश्चन अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो कहता है अगला क्वेश्चन मुझसे कि भैया बताओ जरा, अगर मैं तुम्हें एक पैरेललोग्राम दे दूं, कहता है द पॉइंट्स 1,2। पहला पॉइंट क्या दे रहा है, 1,2। दूसरा पॉइंट देता है 4,6। और तीसरा पॉइंट देता है मुझे अल्लाह भला करे किसके बराबर, ये दे रहा है 8,5 के बराबर। और चौथा पॉइंट मुझे दे रहा है अल्लाह का बंदा a,b के बराबर। कहता है कि भैया तुम्हारे पास ये 4 पॉइंट्स है पैरेललोग्राम के, बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी। देखो, अब जिस बच्चे को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं पता वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता। वैसे आपस की बात है बेटा, ये क्वेश्चन नस साइड पे भी आ चुका है, एनईटी साइड पे भी आ चुका है, फास्ट साइड पे भी आ चुका है, जीआईके साइड पे भी आ चुका है। और ये क्वेश्चन आपके इंटर का जो बच्चा का कोई वीडियो देख रहे हैं तो इंटर साइड से लिया गया है। ओ लेवल्स वाले और ए लेवल्स वाले बच्चों की किताबों से नहीं लिया हुआ, बट आपने पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पढ़े हुए तो इसलिए आप भी सॉल्व कर सकते हो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम दुनिया में एक ऐसी शेप होती है जिसकी जो आपके अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में बराबर होती है। यानी कि आपके पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सिमिलर होती हैं, पैरेलल होती हैं। इन अदर वर्ड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। आसान भाषा के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो भाई इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज करना है। सबसे पहले आप इन दोनों साइड का स्लोप निकालो, इसको m1 कह दिया। इन दोनों साइड से स्लोप निकालो, उसको m2 कह दिया। इन दोनों साइड से स्लोप निकालो, उनको m3 कह दिया। इन दोनों साइड से स्लोप निकाल लो, उनको m4 कह दिया। सबसे पहले हम m1 स्लोप निकालने में जाएंगे। m1 स्लोप कैसे निकालेंगे, पॉइंट क्या गिवन है, 1,2 गिवन है और 4,6 गिवन है। मेरा बेटा क्या आ जाएगा, मेरे पास स्लोप की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस 5, तो 6 में से 2 गया और नीचे क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया, तो किसके बराबर आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 1 गया तो 3। सिंपल तरीके से m1 स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। इसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, m2 का स्लोप। m2 का स्लोप कैसे निकालूंगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का स्लोप जो होगा, तो भाई देखो क्या हो जाएगा 4,6 और इंटू नीचे क्या आ जाएगा 8,5। सिंपल तरीके से m की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 6 निकाल दीजिए, 8 में से 4 निकाल दीजिए। 5 में से 6 निकाल दोगे मेरा बेटा क्या बनेगा, -1। 8 में से 4 निकालो तो क्या बनेगा, -4। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। सिंपल तरीके से आपके पास m2 का स्लोप क्या आ गया, 1/4 आ गया। क्लियर है मेरा बच्चा। इसी तरीके से m3 का स्लोप निकाल लोगे तो भाई देखो ये आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी मजे से सॉल्व कर सकते हो। m3 का स्लोप कैसे निकालोगे, आपके पास एक आ रहा है पॉइंट 8,5, दूसरा पॉइंट क्या 8,b। सिंपल तरीके से आप m की वैल्यू फाइंड करने में जा रहे हो, क्या करोगे भैया, y2 माइनस 5 तो b माइनस का 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर है, b माइनस 5 और यही इसका स्लोप की वैल्यू आ जाएगी m3 का, क्योंकि a और b तो भी फाइंड करना है ना। अच्छा भाई, इसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, M4 का स्लोप। M4 का स्लोप क्या आ रहा होगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास अल्लाह भला करे, एक पॉइंट गिवन है 1,2 और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है a,b। सिंपल तरीके से आप क्या कर लोगे, इसको उठा के फॉर्मूले में डालोगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है y2 माइनस 5 तो क्या बन जाएगा b माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 तो क्या बन जाएगा a माइनस का 1। इस तरीके से हम लोगों ने चारों पॉइंट्स के चारों लाइंस के स्लोप फाइंड कर लिए, m1 m2 m3 m4। अब क्वेश्चन का कंडीशन यूज करना है। क्या कंडीशन होती है बेटा पैरेललोग्राम के केस के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर हमेशा जो अपोजिट साइड होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। यानी कि आपके पास ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। और जब मैंने पैरेलल का वर्ड यूज करा तो इससे आपके जहन में फौरन, भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे अगेन ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में ताजे होंगी। जो दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके स्लोप्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि m1 स्लोप और m3 स्लोप बराबर है और m2 स्लोप और m4 स्लोप बराबर है। इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, m1 इज इक्वल टू m3 आ गया। m1 स्लोप की वैल्यू क्या है, ये आ रही है 4/3 इक्वल टू के बाद m2 स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर, b माइनस का 5 डिवाइडेड बाय a माइनस का 8। बिल्कुल सही बोला बेटा, m2 के अंदर आएगा -1/4 क्योंकि 8 में से 4 निकालेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव का आएगा। अच्छा, अब बहरहाल इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कैसे दो तरीके हैं भाई, देखो एक तरीकेकार तो आपके पास ये है कि आपको तरीके का पूरा प्रोसेस मालूम हो और आप सिंपल तरीके से m1 में m1 की वैल्यू डाली, m3 में m3 की वैल्यू डाली। अब इसको सिंपलीफाई करके यहाँ से पहली एक इक्वेशन बना लूंगा, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। इसी तरीके से मेरे पास m2 और m4 स्लोप बराबर आ रहे होंगे तो क्या कहूंगा मेरा बेटा, जब m2 और m4 स्लोप बराबर आ रहे होंगे तो वहां पे जब वैल्यू डालूंगा तो वहां से मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और फिर दोनों इक्वेशंस को आपस में सिंपलीफाई करूंगा, इंटरसेक्ट करवाऊंगा और फिर ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। एक घिसा पिटा तरीका तो ये है, मगर चूंकि क्वेश्चन लंबा है और एप्टीट्यूड साइड पे आ रहा है तो भाई आसान तरीका क्या है, जब तुमने m1 स्लोप m2 स्लोप m3 स्लोप और m4 स्लोप निकाल लिया तो आसान तरीकेकार क्या है,
आसान प्रोसेस क्या होगा? आसान प्रोसेस तो मेरा चंदा ये होगा ना कि आप सिंपल तरीके से क्या कर दो, आप सिंपल तरीके से थोड़ा सा अपना जहन यूज करो और देखो आपको चार तरह के यहाँ पे ऑप्शंस गिवन होंगे। आपको यहाँ पे चार तरह के ऑप्शंस गिवन होंगे। लेट सपोज आपको एक ऑप्शन गिवन होगा 2,3 गिवन है, एक आपको गिवन है क्या 3,2, एक आपको गिवन है क्या 5,1, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है नन ऑफ दीज। तो भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो आप इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करोगे, आप M1 M3 रेशियो को पुट करवाते हो, फिर वहां से पहली इक्वेशन बनाते हो, फिर दूसरी इक्वेशन फॉर्म करते हो, और फिर दोनों इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व भी करते हो, फिर कहीं जाके ए की वैल्यू आएगी, उस ए की वैल्यू को वापस लाके इक्वेशन में डालते हो, बी की वैल्यू आएगी। या तो मैं घिसा पिटा एक लंबा सा प्रोसेस फॉलो कर लो, या फिर शॉर्ट ट्रिक के ऊपर आ जाओ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि तुम्हारे पास जब तुमने ये सारा काम कर लिया, तुमने M1 M2 M3 M4 स्लोप जल्दी से फाइंड कर लिए, अब तुमने छोटा सा काम करना है, तुमने बारी बारी जो है ना वैल्यूज को उठा के जो पॉइंट तुम्हें गिवन है वो M3 और M4 में डाल के चेक कर लो। अगर तो M3 की वैल्यू M1 के बराबर आ गई जिस पॉइंट के ऊपर, और उसी पॉइंट के ऊपर M4 की वैल्यू M2 के बराबर आ गई, इसका मतलब तुमने काम सही करा है। क्यों? क्योंकि चूंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि M1 हमेशा M3 के बराबर होगा और M2 हमेशा M4 के बराबर होगा। तो आप पॉइंट्स को बारी बारी डाल के चेक कर सकते हो, हम बारी बारी डाल के चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो A कॉमा B में से अगर मैं पहला पॉइंट मेरे पास आ रहा है ऑप्शन A 2,3, तो भैया B क्या है 3, तो 3 में से 5 निकाला, देखो मेरे पास क्या बन गया 2 बन रहा है ऊपर, जबकि M3 और M1 हमेशा बराबर होने चाहिए। मुझे साफ दिख रहा है कि भैया ऊपर यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव का 2 बन रहा है। जब मैं यहाँ पे B की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरे पास वैसे ही कैंसिल आउट हो गया जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी कहते हैं कि भाई देखो, जब तुम यहाँ पे 3,2 का मतलब क्या, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 है, दो में से 5 निकालूंगा तो अभी ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव का 3 आ जाएगा। नेगेटिव का 3 आने के ऊपर मेरा बेटा सिंपल तरीके से हमारे पास ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, खाली बचा ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है और ऑप्शन सी के 5,1, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको जब मैं चेक करता हूं तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। भाई गौर से देखिएगा, जब मैं यहाँ पे आपके पास क्या पुट कर रहा हूं, मैं पुट करता हूँ बी की वैल्यू 1, तो 1 में से 5 गया तो क्या आ गया, ऊपर आ गया नेगेटिव का 4। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 माइनस का 8, 5 माइनस का 8, मेरा बेटा क्या बन जाएगा, 5 माइनस 8 सिंपल तरीके से बराबर होता है नेगेटिव के 3 के। तो क्या बन गया, बन गया नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 4 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास सिंपल तरीके से वही वैल्यू आ गई जो कि M1 की वैल्यू थी, यानी कि M1 M3 प्रूव हो गया। इसी तरीके से इसी पॉइंट को डाल जरा M3 में डाल दो, चेक कर लेते हैं क्या बनता है, सॉरी M4 के अंदर। तो M4 की वैल्यू के b माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 1। तो क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यानी कि वही वैल्यू आई है हमारे पास M4 की जो कि मेरे पास M2 की आ रही थी। इसका मतलब ये स्लोप्स आपस में क्या हो गए, प्रूव हो गए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, 5,1 होगा। क्या होगा, 5,1 होगा। हमने सिंपल तरीके से सबसे पहले स्लोप्स को फाइंड कर लिया, और जब स्लोप्स आ गए हमारे पास तो हमने बारी बारी हम लोगों ने क्या करा, अपने पॉइंट्स को यूज करा, और फिर जल्दी से हमने फाइंड कर लिया हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर तुम घिसे पिटे तरीके के ऊपर जाओगे तो बेटा तुम्हारा दिन निकल जाएगा और तुम्हारे सिंपल तरीके से आंसर नहीं आ पाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा यहाँ तक की बात? किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बेटा आपकी चॉइस है, आप 8 डिवाइड बाय 5 पहले लिखो, 8,5 पहले लिखो, 4,6 पहले लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 8,5 को पहले बाद में लिखो या ऊपर लिखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताइए। ओके, तो यहाँ तक की बात क्लियर होती है तो सिंपल तरीके से आगे मूव करते हैं। 2 से 3 एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, उसके बाद इस क्लास को, लेक्चर को वाइंड अप कर रहे होंगे अपनी आज की इंशाल्लाह। तो भाई एक और एमसीक्यूज, अगेन जो बेसिक एमसीक्यूज आ रहे हैं बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं वो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वो सारे एमसीक्यूज अपने लेक्चर्स के अंदर पहले शामिल कर चुका हूँ। अक्सर बच्चा मुझसे पूछता है सर आप नस्ट के या एनईडी के या फास्ट के या आईबी के अलग से पेपर्स क्यों नहीं सॉल्व करवाते? भाई मेरे लेक्चर्स के अंदर जब मैं इतनी मेहनत कर लेता हूँ कि 4 से 5 लेक्चर टॉपिक के ऊपर मैं दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कोई रीजन है। आपके कोई भी दोस्त अगर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, उनसे जरूर ये बात आप पूछिएगा कि वहां पे एक चैप्टर कितनी देर में खत्म होता है। बेटा एक चैप्टर एक क्लास में पूरा उड़ा दिया जाता है, एक सिंपल सी बात है। मैं नॉर्मली नहीं कवर करवाता, मैं बहुत सारे पास पेपर बेस्ड क्वेश्चन आपको साथ साथ ही कवर करवा रहा होता हूँ, तो आपको इसलिए बहुत जगहों पे जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है मेरा बच्चा? एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, बड़े मजे का क्वेश्चन है, कहता है एवरी होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्वेश्चन देखो कैसे ट्विस्ट कर रहा है बंदे को। एवरी होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस का by स्क्वायर। एवरी होमोजीनियस सेकंड इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि भैया सिंपल तरीके से by स्क्वायर represent a distinct pair of lines through the origin, represent a distinct pair of lines through the origin if and only if a plus b equal to 0। क्लियर है? दूसरे नंबर के ऊपर ऑप्शन कहता है h स्क्वायर लेसर देन ab इक्वल टू 0।
तीसरे नंबर पे ऑप्शन देता है एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी इज इक्वल टू 0। चौथे नंबर पे ऑप्शन देता है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुन लो, क्वेश्चन बहुत मजे का है। बातों को किस तरह बिगाड़ा जाता है, यूईटी लाहौर के पेपर वालों से कोई पूछे। यूईटी लाहौर और नस्ट सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव टेस्ट होता है पाकिस्तान का, बेहतरीन टेस्ट सबसे ज्यादा इन दोनों यूनिवर्सिटी खाली होता है। क्या कहता है भैया, बात को ट्विस्ट कर रहा है, हालांकि बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। कहते हैं एवरी होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 represent a distinct pair of line through the origin if and only if dash। अब जिस बच्चे ने स्टार्टिंग के अंदर ही कंफ्यूज हो गया, पता नहीं सेकंड डिग्री ऑपरेशन कौन सा है, पता नहीं क्या कह रहा है, अबे अल्लाह के बंदे तू इस बात को छोड़ो कि सेकंड डिग्री ऑपरेशन से क्या मुराद है। सेकंड डिग्री इक्वेशन के मायने ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन किस बात को कहते हैं, वो क्या कंफ्यूज करना चाह रहे हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। यानी कि जितनी बड़ी पावर होती है उतनी बड़ी डिग्री होती है। डिग्री के मायने ही मैथ्स के अंदर क्या होते हैं, इक्वेशन के अंदर, कि इक्वेशन के ऊपर जितनी बड़ी हायर पावर होगी उतना बड़ा इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। क्लियर है मेरा बच्चा। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि इस इक्वेशन के अंदर डिस्टिंक्ट आपको पेयर ऑफ लाइंस कब मिलती हैं। असल क्वेश्चन बस ये है, ये छोटा सा क्वेश्चन है कि डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइंस आपको किस सूरत में मिलेंगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी आ रहा है, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है तो आपको क्या मिल रहा होगा, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइन मिल रही होगी। यानी कि अगर आपके पास एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या चीज आ रही होगी मेरा बेटा, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइंस हमको इजीली मिल रही होंगी। और अगर एच स्क्वायर लेसर देन ए बी होता है तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट लाइंस होती हैं। ए प्लस बी 0 के बराबर होगा तो लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और हमारे पास ये सारी बातें को मालूम होनी चाहिए। अच्छा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, इस सूरत के अंदर हमारे पास लाइंस पैरेलल होती हैं, रियल और कोइंसिडेंट होती हैं। क्या होती है, पैरेलल होती है और रियल कोइंसिडेंट होती है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब प्लस का ए बी वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल टू 0। इस सूरत के अंदर लाइंस पैरेलल, रियल एंड कोइंसिडेंट होती हैं। तो ये आपको चारों ऑप्शंस लाजमी मालूम होने चाहिए, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेरा बेटा। क्लियर है ये एमसीक्यूज। जल्दी से फिर आगे मूव करते हैं। अगला एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यूज है, सेकंड लास्ट होगा बस। क्या कह रहा है, बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट दे रहा है, लिटरली बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ अ लाइन, which of the following can represent the slope of a line whose one point lie on the negative x-axis and one point lie on the negative y-axis। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन को इग्नोर कर दूं क्योंकि मैं तुम्हें इक्वेशन तो बेटा दिखाने वाला हूं नहीं, मैं तुम्हें इक्वेशन उससे सॉल्व करना सिखाने जाता हूं, मैं तुम्हें रट्टा मारना नहीं सिखाता, क्योंकि तुक्का मार के तो कोई भी आंसर निकाल लेगा। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ अ लाइन whose one point lies on the negative axis and one point lies on the negative y-axis। अब ये सारी बातें इसने जुमले में कह दी। कहते हैं कि भैया तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर लाइन है, वो लाइन एक तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है और उसका एक पॉइंट लाई कर रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। यानी कि उस लाइन का एक पॉइंट कहां लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, एक पॉइंट कहां लाई कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। कहते हैं बताओ ऐसी लाइन का स्लोप क्या होगा। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, मतलब इतना आसान क्वेश्चन कैसे फाइंड करोगे। भाई जो लाइन नेगेटिव एक्सिस के ऊपर जब लाई कर रही हो तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का एक्स कॉमा 0, यानी कि माइनस का ए कॉमा 0। इन अदर वर्ड्स क्या होगा, माइनस का एक्स कॉमा 0 या फिर माइनस का ए कॉमा 0 भी कह सकते हो। और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा इसका स्लोप क्या होगा, ये होगा 0 कॉमा नेगेटिव वाई। इसका स्लोप क्या होगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 0 कॉमा नेगेटिव का वाई। मतलब सिंपल तरीन कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो लाइन मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है तो उसका स्लोप, उसका पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव एक्स कॉमा 0। तो लाइन वाई एक्सिस पे लाई कर रही है कि नेगेटिव, उसका पॉइंट क्या होगा, 0 कॉमा नेगेटिव का वाई या 0 कॉमा नेगेटिव भी कह सकते हैं। भाई मुझे क्या फाइंड करने को कह रहा है, स्लोप फाइंड करने को कह रहा है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो मेरा बेटा y2, मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, माइनस का x कॉमा 0 और दूसरा क्या है 0 कॉमा माइनस y। तो सिंपल तरीके से y2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव y माइनस का y1 0, x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है माइनस का x। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से माइनस का y डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस का x। तो हमारे पास सिंपल तरीके से स्लोप का फॉर्मूला या स्लोप की इक्वेशन क्या आ रही होगी, ये आई होगी m इज इक्वल टू नेगेटिव का y डिवाइडेड बाय x। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा अपने भेजा यूज करो इस क्वेश्चन को इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बाकी जो एक क्वेश्चन खाली यहाँ पे मजे का लगता है वो एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला सिंध बोर्ड साइड से बिलोंग नहीं करता, बट वो फॉर्मूला आपके पास फेडरल साइड से जरूर बिलोंग करता है और ये क्वेश्चन डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स से पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए और आया हुआ भी है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो मेरा बेटा आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। रोटेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला, यानी कि कभी भी कोई एक्सिस अगर रोटेट हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला
किसका फॉर्मूला होता है? रोटेशन ऑफ एक्सिस का। ऑलवेज रिमेंबर दिस, रोटेशन एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, एक्स इक्वल टू साइन थीटा प्लस का वाई इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास क्या हो रही है, चीजें रोटेट हो रही है, कॉमा कॉमा नेगेटिव का x इंटू साइन थीटा, और आगे क्या होगा, सिंपल तरीके से प्लस का y इंटू कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला किस चीज का होता है? एक्सिस की रोटेशन के लिए फॉर्मूला कंसीडर किया जाता है। ये फॉर्मूला किस चीज के लिए होता है मेरा बेटा? ये एक्सिस की रोटेशन के लिए ये फॉर्मूला हम इस यूज कर रहे होते हैं। फॉर्मूला क्या है? x cos थीटा प्लस का y sin थीटा इंटू नेगेटिव x sin थीटा प्लस का y cos थीटा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला मैंने उल्टा लिख दिया शायद। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? x इंटू कॉस थीटा प्लस का y इंटू साइन थीटा, x इंटू कॉस थीटा प्लस का y इंटू साइन थीटा, कॉमा नेगेटिव का क्या है हमारे पास? सिंपल तरीके से x साइन थीटा, रोटेट कर रही है तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का x इंटू साइन थीटा और प्लस का y इंटू कॉस थीटा। तो हमारे साइंस क्या होते हैं? रोटेट हो रहे होते हैं, क्योंकि एक्सिस रोटेशन के ऊपर हम बात करें, कोई भी जो एक्सिस आ रहा है उसकी रोटेशन को फॉर्मूला डील कर रहा होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है? x इंटू कॉस थीटा प्लस का y साइन थीटा माइनस का x साइन थीटा प्लस का y कॉस थीटा, सिंपल से फॉर्मूला होता है। इस तरीके से मेरा बेटा फाइनली हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट एंड होता है, और ये वो पर्टिकुलर पार्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप अभी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये पास्ट पेपर बेस्ड लेक्चर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर, एनालिटिक ज्योमेट्री के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यू कैन नेम इट एनीथिंग, इसके 4-5 नाम होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे हमने फाइनली इस टॉपिक को एंड किया, और यहाँ पे हम लोग फाइनली अपने आज के लेक्चर को एंड कर सकते हैं अपनी इस प्यारी सी बिल्ली के साथ। और आई होप कि आपको टॉपिक पूरा क्लियर होगा, तो मुझे आप जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर चैट के सेक्शन के अंदर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।